वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशा अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर सेकंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके पार्ट 1 से 4 डिस्कस कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप उसे वहाँ से आके चेक कर लो ताकि आपको ये पार्ट 5 अच्छे से समझ आए। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, द पावर्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। तो हम बात करते हैं डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी किस तरह की पावर्स है जिसे कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बेसिकली डीपीएसपी क्या है, देखो डीपीएसपी एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को उसके वेलफेयर करने में मदद करती हैं। कौन से टारगेट होते हैं इसके अंदर डिस्कस करते हैं। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू द गाइडिंग प्रिंसिपल विच टेल द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव व्हाट दे आर टू डू। इन एडिशन टू दिस ही हैज़ टू द लाइटिंग ऑफ द कोर्ट्स एज वेल। देखो क्या है, जो डीपीएसपी है वो एक पावर देती है, और वो पावर किसको देती है। देखो बेसिकली डीपीएसपी एक गाइडलाइंस जाहिर करती है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर किस तरह से कार्य करने चाहिए। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो हमारे गवर्नमेंट के पार्ट है, वो कैसे सोसाइटी में वेलफेयर ला सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। जो डीपीएसपी है वो बेसिकली क्या करते हैं, स्टेट के अंदर एक ऑब्लिगेशन लेके आते हैं, बट इन द सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि जो डीपीएसपी है वो एक तरह की ड्यूटीज़ है, अधिकार नहीं है किसी के लिए। ड्यूटी टू गिव द पर्सन what he has desire, living wage, working human condition, education, children, clean environment, equal justice। ठीक है, तो जो डीपीएसपी वो किस तरह की चीज़ें देता है, वो लोगों को इक्वल जस्टिस की बातें करता है, अच्छी एजुकेशन देने की बात करता है, अच्छे इन्वायरमेंट देने की बात करता है। जो बेसिकली डीपीएसपी है हम उसे 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, जैसे गांधीयन है प्रिंसिपल है, इगैलिटेरियन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट है। ठीक है, तो इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे लिबरल व्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 तरह के डीपीएसपी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 तक रखे गए हैं। Thus principle present the clear vision of the future of India of the funding fathers. The directive principle have a declare India to be the social worker or a welfare state। अच्छा देखो डीपीएसपी क्या है, देखो डीपीएसपी क्या है, एक फ्यूचर गोल की बात करता है, एक ऑब्जेक्टिव तय करता है। किस वे में, ये बताता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। ठीक है, लोगों की बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करवाता हो, और इंडिया में ऐसा होता है। एज वी नो दैट जो हमारी गवर्नमेंट है वो पहले हमारे बेसिक नीड्स पे ध्यान देती है। जैसे आपको सिंपल से वे में पता है, रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन होगी, मेडिसिन होगी। सो दीज आर बेसिक नीड्स जो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखते हैं डीपीएसपी की क्या है। तो पहली पॉलिसी क्या है, टू स्टेट इंश्योर एडुकेट मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड फॉर अ ऑल। ठीक है, तो लाइवलीहुड फॉर अ ऑल का मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी स्टेट के सिटीजन्स हैं उन्हें एक प्रॉपर मैनर में उनकी लाइवलीहुड दे। देखो लाइवलीहुड का मतलब होता है रोज़ का उनको कोई वेज दे, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, वो लोग अपने रोज़ के जो भी उनके काम है, फॉर एग्जांपल जो खाना खाना है उन्हें, जो मेडिसिन लेनी है, जो एजुकेशन लेना है, जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें जो एसेंशियल है, वो देना किसकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ठीक है, ओके सेकंड क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर अ मैन एंड वीमेन। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अ जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन करा नहीं जाना चाहिए। ओके प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से चिल्ड्रन और यूथ को। तो आपको पता है हमारे यहाँ जैसे कि पता है जो 14 ईयर्स से कम के होते हैं उन्हें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, और वो रोकने का काम किसका है, स्टेट का है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअली ऐसे कामों को पूरा नहीं कर सकता, ये काम किसके बनते हैं, स्टेट्स के बनते हैं। ओके मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन may not be made to indulge in economic necessity as long as they do not conform to the age or strength or of the child। देखो जो वीमेंस हैं और जो चाइल्ड है उनकी एक कंडीशन है, वो हर समय वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे यहाँ वर्किंग एज है उसे हम किससे किस एज के बीच काउंट करते हैं, 15 to 60। देखो यहाँ पे 50 to 59 होता है, 60 कुछ जॉबों में आप 65 भी देख सकते हो। ठीक है, बट वर्किंग एज यही होती है 15 to 60। अगर आप इससे पहले के लोग बच्चे, देखो बच्चों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो सारी चीज़ें वैसे कर सके जैसा यूथ कर रहा है, यंग पर्सन कर रहा है। सेम जो वीमेन है, वीमेन की कंडीशन होती है। देखो कंडीशन कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वीमेंस के अंदर कम पावर होती है, वीमेंस वीक होती है, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कुछ भी हो,
ऑलमोस्ट वीमेंस को बच्चों से ज़्यादा अटैच रहना पड़ता है। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे ज़्यादा नीड मदर की है एज़ कम्पेयर टू फादर। तो जो वीमेंस है उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उन्हें ऐसी जॉब्स मिलनी चाहिए, ऐसे प्लेस में उन्हें वर्क मिलना चाहिए ताकि वो उन चीज़ों को आसानी से कर सकें और अपने साथ साथ जो भी उनका बेबी है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्टेट को क्या डायरेक्ट करना है, मतलब स्टेट के कौन से कर्तव्य बनते हैं, स्टेट को क्या क्या करना है अपने सिटीजन्स के लिए। तो पहला काम क्या है, पावर ऑफ वर्क फॉर द पीपल। तो स्टेट का काम बनता है कि लोगों को अधिकार दे, राइट्स प्रोवाइड करे। ये किसका काम है, स्टेट का काम है। राइट टू एजुकेशन, तो जैसे कि आपको पता होगा 2002 में 86 अमेंडमेंट से हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आया, जिसके बाद राइट टू एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया 6 से लेके 14 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों के लिए। ठीक है, उसको छोड़ के गवर्नमेंट की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट इंश्योर करेगा राइट टू सीक अ गवर्नमेंट असिस्टेंस टू अ इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो गवर्नमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई दिव्यांग है, मैं यहाँ पे विकलांग वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा डिसेबिलिटी के लिए क्योंकि वो एक गलत वर्ड है, हम दिव्यांग का यूज़ करेंगे वर्ड, क्योंकि दिव्यांग का मतलब होता है भगवान का दिव्य अंग। ठीक है, डिवाइन ऑर्गन ऑफ अ गॉड। तो हमारे यहाँ जो डिसेबिलिटी से हैं और जिनके पास कोई एज को लेके प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा ओल्ड एज है या सिकनेस है, तो उन्हें गवर्नमेंट नेसेसिटीज़ देंगी, एमिनिटीज़ देंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पेंशन मिलती है ओल्ड एज में, तो ये सारी ड्यूटीज़ किसकी होती है, सारी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की होती है। ओके, अब कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं हमारी सोसाइटी में वेलफेयर लाने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा सोसाइटी में अच्छे प्रोविजंस को लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट पंचायत लेके आई। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी, जैसे कि आपको पता होगा 1992 में पीके थुंगन कमेटी की मदद से हमारे यहाँ 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th एंड 12th स्केड्यूल, जिसके अंदर हमने 11th स्केड्यूल के अंदर पंचायत और 12th स्केड्यूल के अंदर पंचायत के बाद म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया ताकि हम सिटी और विलेज दोनों के अंदर एक अच्छा रूल ऑफ लॉ ला सकें, है ना। तो आगे देखते क्या है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर द सुपरविजन एंड द एजुकेशन ऑफ अ यंग गर्ल्स अप टू अटेनिंग द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो स्टेट वेलफेयर करने के लिए क्या करेगा, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें एजुकेशन देगा। कब तक एजुकेशन देगा, ये कंप्लीट एजुकेशन कब तक होगी, 6 से लेके 14 ईयर तक होगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो 9 यूटीज़ हैं, सबके अंदर क्या होगा, सेम रूल ऑफ लॉ होगा। मतलब कहने का ये, अगर दिल्ली में कोई रूल है तो वो सेम रूल गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा हर जगह इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूल अलग है वहाँ पे रूल अलग है, ऐसा नहीं। सेम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि पूरे इंडिया में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। ठीक है, एसजीएसटी अलग होगा, ठीक है, सीजीएसटी अलग होगा। तो यहाँ पे बात की हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि मतलब पूरे भारत में एक तरह का समान कानून हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट द सेम लॉ अप्लाइज टू ऑल इंडियंस। ठीक है, कानून सबके लिए समान है, वेदर वीमेन और मैन और एनी रिलीजन इन अ केस ऑफ अ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड द इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे किसी का डाइवोर्स हो जाए या कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो, बट कानून सबके लिए समान है। ऐसा नहीं पैसों वालों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग है, हालांकि ऐसा होता है, बट कानून के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये इलीगल है, ये गलत है, ये अनएथिकल ट्रीटमेंट है। ओके ओके, अब स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देखो स्टेट की पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल पीस करेगा, सिक्योरिटी करेगा, मेंटेन करेगा जस्ट ऑनरेबल रिलेशनशिप करेगा डिफरेंट पाथ्स पे। तो ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर शांति लाने का काम, उनके अंदर फेथ लाएगा और एक ट्रस्ट देगा नेशनलिज्म के वे में, राष्ट्रवाद के वे में, कि हमारा देश हमारा है और हमें इसके वेलफेयर के लिए चीज़ें करनी है, कोई और करने के लिए नहीं आएगा। ओके, अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टर प्रिंसिपल। तो कौन कौन से तरीके थे जिससे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल के जो भी हमारे पास प्रोविजंस थे उसे ढंग से इंप्लीमेंट किया गया। तो जैसे कि पहला यहाँ पे देख सकते हो राइट टू एजुकेशन दे रखा है, ऑलरेडी हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो राइट टू एजुकेशन अब कंपलसरी है, बाइंडिंग इन नेचर है। कंपलसरी इन द सेंस ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको छोड़ के जो गार्जियन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप 11th क्लास में, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 5th में 6th में और वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि आप उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, आप उन्हें समझाओ कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। ओके,
A number of a program for a welfare of a weaker section have been implemented, such as a reservation for a backward classes in higher education institution and the management of a hostels for the boys and a girls और a scheduled caste and a scheduled tribes. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ SC/ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन के अंदर, साथ साथ उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन्हें तरह तरह की स्कीम्स का फ़ायदा दिया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन को और अच्छा कर सके, और एजुकेशन को अच्छा करेंगे तो सीधी सी बात है वो नेशन के लिए अच्छा करेंगे। ओके, हमारे यहाँ और क्या किया गया है, हमारे यहाँ फार्मर्स को वेलफेयर देने की बात करी गई है। जैसे कि आपको पता है हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो बैकबोन होती है हमारी सोसाइटी की, जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगर फार्मर्स ना हो तो हम जो टर्शियरी सेक्टर में है, जो हम एजुकेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप एजुकेशन मुझसे ले रहे हो, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा जाता है, डीपीएसपी में बात करी जाती है एबोलिशन ऑफ अ लॉज एंड अ टैक्सेस। ठीक है, तो जो टैक्सेस लगते हैं ना फालतू के फार्मर्स के ऊपर, मेरे ओपिनियन में तो टैक्स लगाए नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फार्मर्स एक ऐसा पर्सन है जो दिन रात 24 आवर्स मेहनत करता है, 365 डेज मेहनत करता है और उसके बाद कुछ प्रोड्यूस करता है, तो उस पर टैक्स लगाना तो अनएथिकल है। ठीक है, इसको छोड़कर जैसे कि आपको पता होगा महात्मा गांधी की एक स्कीम मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा के तहत इंडिया में जो 619 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 100 डेज का रोजगार मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को वो रोजगार मिलेगा जो डेली वर्कर्स हैं, जिनके पास किसी तरह का वर्क नहीं है, यानी कोई ऐसा वर्क नहीं हो जो फिक्स हो, जिसके अंदर उन्हें पीएफ मिलता हो या किसी और तरह का फंड मिलता हो, तो ऐसे लोगों को 100 डेज का रोजगार मिलेगा। ये प्रोविजन किसमें है, डीपीएसपी के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अब पंचायती राज जो सिस्टम है वो इंडिया के हर स्टेट में और हर यूटीज़ में, यानी जो हमारे यहाँ 8 यूटीज़ है और 28 स्टेट्स हैं उसमें बाइंडिंग है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या मेरा मतलब है, जैसे कि एक सिंपल से वे में एक ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे ऊपर क्या आएगा हमारे यहाँ पे, आपको पता है यूनियन आता है, फिर क्या आता है स्टेट, और नीचे फिर क्या आएगा हमारे यहाँ पंचायत, अगर वो गाँव है, और शहर है तो म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, एमसीडी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है, ताकि सोसाइटी का अच्छा वेलफेयर हो सके। ओके, सम ऑफ द अदर मेजर स्टेप्स क्या है, देखो अदर मेजर स्टेप है कि हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता होगा 1969 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। देखो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जो भी रिसोर्सेज है, यानी जो भी सुविधाएं हैं वो एक आम व्यक्ति को भी मिले। जैसे कि आपको पता होगा 1969 से पहले जो बैंक्स होते थे उस बैंक्स में गरीबों की इनरिचमेंट नहीं होती थी, गरीब जाके पैसा नहीं डाल सकते थे, किसी तरह का लोन नहीं ले सकते थे, बहुत टफ रूल्स होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1969 में जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया तो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में बूम आ गया, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा खासा बैंकों के पास पैसा आना शुरू हो गया, बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ लोगों को बैंकों तक जाने की सुविधाएं मिली, और आज के समय टोटल 19 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है। और अगर देखा जाए तो रियलिटी में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है ये 2014 में, जब आपने सुना होगा मोदी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जनधन योजना, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे होता, बहुत सारे अकाउंट खोले गए थे। तो नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि छोटे से छोटे व्यक्ति के हाथों में बैंकों की सुविधाएं आ जाएं। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये 6 या 4 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल राइट देखते हैं, फिर डीपीएसपी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कि स्टेट चाहे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है और खत्म कर भी सकता है, यानी उस पर पाबंदियां लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बट डीपीएसपी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्टेट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो डीपीएसपी है पहली बात क्या है वो नॉन जस्टिशिएबल है, वो नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी, जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, सेकंड क्या है, जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिशिएबल है। ठीक है, एनफोर्स बाय कोर्ट है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को आपके द्वारा छीना जाता है, यानी आपके द्वारा कहने का मतलब कोई व्यक्ति आपसे छीनता है, कोई गवर्नमेंट आपसे छीनती है, तो आप आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 की मदद से हाई कोर्ट जा सकते हो। याद है मैंने आपको 5 रिट्स पढ़ाए थे, हीवियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्चियोरी, क्यो वारंटू। तो इन रिट की मदद से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी के केस में नहीं जा सकते, क्योंकि नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट का, तो फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा करना कंट्री के अंदर। और अदर हैंड पे डीपीएसपी का क्या है मोटिव, डीपीएसपी का मोटिव है सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी को
को स्टेबलाइज करना गवर्नमेंट के अंदर। यानी सिंपल सी बात है, जो डीपीएसपी और इंडिविजुअल्स की बातें कर रही है और वहीं फंडामेंटल राइट्स लोगों की और सोसाइटी की बातें कर रहा है। ओके, जो फंडामेंटल राइट है वो लीगली है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम एफआर कहेंगे और डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी, ठीक है। तो एफआर क्या है, लीगल है, और जो फंडामेंटल राइट्स के डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारे पास डीपीएसपी है वो क्या है, लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट द्वारा बाइंडिंग ही नहीं है नेचर में, ठीक है। क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ काम करता है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, देखो किसी कंडीशन में अगर लगता है आपको कि सामने वाले को आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप जाके हेल्प करो। आपको हेल्प करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपकी वो खुद की मर्जी है, ठीक है। आपको लगता है कि क्लास में आज टीचर नहीं आए, ठीक है, ये पीरियड खाली है, सारे बच्चे खेलने जा रहे हैं, खेलने का पीरियड है, तो आप पढ़ लो। वो आपकी खुद की एथिक्स है, खुद की मॉरलिटी है, उसके लिए आपको कोई बोल नहीं सकता, कोई बाइंडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जो एफआर है वो क्या करता है, वो जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसके वेलफेयर की बातें करता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर अ लेजिस्लेशन टू अप्लाई सेल्फ एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप व्यक्तिगत तौर पे जो चाहे वो कर सकते हो। और वहाँ पे अदर हैंड पे क्या है, जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, डीपीएसपी ऑन दी अदर हैंड सिंपल से वे में वो सोसाइटी के वेलफेयर की बातें करता है। देखो डीपीएसपी को ये मतलब नहीं है लोगों का, ठीक है, लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, डीपीएसपी बात करता है सोसाइटी की। क्योंकि डीपीएसपी का मानना है अगर सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो लोगों का तो अपने आप ही वेलफेयर हो जाएगा। बट फंडामेंटल राइट मानता है अगर इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा तो ही सोसाइटी का हो सकता है। तो दोनों में कुछ कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। ओके, द कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू डिक्लेयर द लॉ ऑफ अ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। तो कोर्ट चाहे तो अगर किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो कोर्ट उसे गलत भी बोल सकता है। बट ऐसा डीपीएसपी के केस में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी के केस में वो पावर होती ही नहीं है। ओके, प्रमोट करता है वेलफेयर को पर्सनल लेवल पे फंडामेंटल राइट, ठीक है। और वहाँ पे अदर हैंड पे अगर हम देखें तो क्या है, अदर हैंड पे जो कोर्ट है कैन नॉट बी डिक्लेयर एनी लॉ वोलेटिव और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल दो द वैलिडिटी ऑफ अ मेथड कैन बी अपहेल्ड ऑन द ग्राउंड इट वाज अप्लाइड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अदर हैंड पे जो डीपीएसपी है उससे रिलेटेड कोई भी फैसला ऐसा नहीं हो सकता जिससे गलत दे दिया जाए। इन द सेंस क्यों, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो क्या है, डीपीएसपी मॉरल है ऑब्लिगेशन में। तो अगर कोई चीज़ मॉरल है तो उसे कोर्ट कैसे हटा सकती है, कोर्ट उसे हटा सकती ही नहीं है, ठीक है। तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स एंड you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.